गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यू कोर्स के अंदर, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। तो भैया सुनो ध्यान से मेरी बात। कोर्स क्लास स्टार्ट करने से पहले पहली चीज़ तो ये है, ये जो कोर्स है इस कोर्स को जो करा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे ही करा रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे कई बार बोला है, स्टूडेंट्स ने, कि सर ये कोर्स कराओ, आपसे जानना है साइंस को समझना डेप्थ में। तो यही एक रीज़न है इस कोर्स को स्टार्ट करने का। दूसरी चीज़ ये है जो अभी दिमाग में बिठा लो दोबारा, मैं यहाँ पर तुम्हें वो नहीं सिखाने वाला जो दुनिया बाकी एकेडमी तुम्हें सिखा रही है, कि बस तुम्हें ड्रग्स की प्रोफाइल समझा दी और तुम्हें बता दिया इसकी इतनी डोजिंग है, ये नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये जो डोजिंग है, ये जो ड्रग की प्रोफाइल है, तुम इंटरनेट पे तुम्हें 10 जगह मिल जाएगी, 1000 जगह मिल जाएगी जहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने हिसाब से लोग दे रहे हैं। ठीक है। मेन थिंग इज कि जो तुम्हें समझना है वो तुम्हें समझनी है साइंस। तुम्हें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि टेस्टोस्टेरोन कितना लेना है कितना नहीं लेना है, वो तो तुम समझ ही जाओगे, वो तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है। तुम्हें ये समझना है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो असल में साइंस में तुम्हें समझाऊंगा इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है। तो सभी लोग आ चुके हैं। और आप सभी को एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो कोर्स है इस कोर्स को मैं आपको इसकी बुक भी प्रोवाइड आपको कराऊंगा। ठीक है ना। और चैप्टर्स की फॉर्म में मैं आपको दूंगा। तो अब इस क्लास के बाद आपको इसका चैप्टर मिल जाएगा, मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस उसमें थोड़ा अरेंजमेंट रह गई है, अरेंजमेंट जैसे इमेज ऊपर नीचे करनी है, वो मैं बाद में भी करके आपको दोबारा प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस ये है। उससे क्या होगा, उससे आप और डिटेल में चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, और थोड़ा रिवाइज कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस कोर्स के बाद आप कोई भी मेडिकल फील्ड की भी अगर बुक उठा लोगे हॉर्मोन्स के ऊपर, तो आपको काफ़ी वहाँ से चीज़ें जानने को मिल जाएगी, मतलब आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, हम मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है ना। मैं जब 9th क्लास में था तो मेरे को साइंस बड़ी मेरी बड़ी बड़ी वीक थी। ठीक है, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले इसलिए समझ लो। 10th में थोड़ी अच्छी हो गई, 11th में फिर थोड़ी डाउन हुई, फिर 12th में काफ़ी अच्छी हो गई। तो असल में मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो ये है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। तो मैंने अपना जो बेस है वो रीबिल्ड किया है पढ़ पढ़ के। ठीक है, काफ़ी बार। लेकिन अब जो बंदा नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स है कॉमर्स है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को समझना कि यार ये टर्म्स नहीं समझ में आती। और इसी चीज़ में मेरा स्पेशलाइजेशन है, मतलब स्किल है मेरी कि मैं इन टर्म्स को भी आपको आसान आसान शब्दों में समझा दूंगा। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने साइंस का एस भी आपको नहीं पता हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो कोर्स है काफ़ी लेंथी होने वाला है, लेंथी इन द सेंस कि हमारी जितनी क्लासेज है उस क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिल्कुल कोर पे। ठीक है, अब आपको जो दिमाग में रखना है क्लास स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि अपने माइक्स ऑफ रखना। जब आपके डाउट हो कभी भी बीच में माइक ओपन करके मुझसे पूछ लेना। अभी किसी का माइक ऑन है तो मुझे बार बार उसकी साउंड की आवाज़ आ रही है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, माइक ऑन ऑफ का बिल्कुल ध्यान रखना। इससे आप कॉन्शियस रहोगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ये ना अपनी खुद की बाइक हम चलाते हैं रोज। ठीक है, तो हमें हैबिट पड़ जाती है, तो हम कुछ सोच भी रहे हो या फोन पे बात करें तो भी हम उसको चला लेते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर रहा है। वहीं अगर हम दूसरे की बाइक उठा ले तो उसमें गियर का भी अलग तरीके से हैंडलिंग अलग है, तो वहां पे हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो इतना कॉन्शियस होकर रहो कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो, माइक ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो, या मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन सको। ठीक है, पहली क्लास है इसलिए इसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है कि अगर आप लोगों ने साइंस को अपनी प्रायोरिटी समझा और इसको अच्छे से समझा कोर्स को, तो मैं इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में आगे बनाने वाला हूँ। असल में मेरे एक बहुत बड़े एक विजन था, मैं बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच का एक कोर्स बनाना चाहता था। ठीक है ना, रिसर्च करके। तो उसकी शुरुआत मैंने की भी थी, बट किसी रीज़न से मैं रुक गया था। अगर ये बैच हमारा आप लोगों की तरफ से अगर आपको मज़ा आया, ठीक है, जो कि मुझे पक्का पता मज़ा तो आएगा ही, तो मैं इसके और भी सारे पार्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, जो कि आपको 2026 में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लाइव कराऊंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखो, कोर्स का नाम है परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। डिस्क्लेमर सीधा सा है, ये है कि ये कोर्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। मैं एज एन एजुकेटर आपको एजुकेट कर रहा हूँ ताकि आप भी एज एन एजुकेटर किसी को एजुकेट कर सको इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि पूरा ज्ञान हो कि किसी की लाइफ को सेव कर सको। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसको यूज ही क्यों करते हैं, वाई। ये वाई हमें समझना है। अच्छा, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग से क्या समझ में आता है? ये एक तरीके से वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं।
ठीक है, तो ये ड्रग्स कहलाते हैं। जो भी चीज़ हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है, एक सब्सटेंस जो आप बॉडी में बाहर से इंटरनली ले रहे हो, उसको हम परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स बोलते हैं। इसकी कई सारी कैटेगरी है जिसको हम आगे जाके समझेंगे। एक कॉमन सी कैटेगरी आपने सुना है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं हम स्टेरॉइड्स। तो ये जो स्टेरॉइड्स है, असल में ये क्या है, ये आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स है जो आप एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हो। बहुत कॉमन हार्मोन एक, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, मैं स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करता हूँ तो मेरी स्पेलिंग पे मत जाना भाई, बचपन से आदत है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन। अब अगला समझो। अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारे जो भी पीडीज हैं, असल में इसको यूज क्यों करते हैं लोग। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर कोई एक बोल सके कि भाई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी डिबेट हो जिसके अंदर हमें ये देखना हो कि भाई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग सही है या गलत है, या फिर अगर इसके प्रोज में बोलना हो, मतलब इसके इसकी तरफ होके बोलना हो डिबेट में, तो क्या एक ऐसा मैं पॉइंट रेज कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का ये बेनिफिट है। तो असल में जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मेन रीजन क्या है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करने का, वो क्या है। तो बचपन से हमने एक लाइन सुनी है, वो हम सभी को कहते हैं लोग, कि एवरी वन इज इक्वल, कि सब बराबर होते हैं, मतलब सभी लोग बराबर होते हैं, सबके पास इक्वल एबिलिटीज होती है। ठीक है ना। अब ये इक्वली एबिलिटीज का मतलब इन टर्म्स ऑफ, इसको हम रिलेटिवली समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे अंदर 10 एबिलिटी है, आपके अंदर 10 एबिलिटी है, तो हम मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ तो उसमें रिलेटिवली बोल रहा हूँ। तो जो 10 एबिलिटी आपके अंदर है, वो 10 एबिलिटी मेरे अंदर है, बस फर्क क्या है कि मेरे पास वो उन 10 में से कुछ एबिलिटी ज्यादा अच्छी हैं, आपके में कम है। ठीक है। तो असल में सभी लोग होते तो इक्वल ही बॉर्न है, सबके पास इक्वल ही गुण होते हैं, बस किसी में वो गुण ज्यादा होता है, किसी में वो गुण कम होते हैं। इसका एक आसान शब्दों में यह है कि जैसे मान के चलो, आप, हो सकता है आपकी एंडुरेंस अच्छी हो, यहां पे मैं बात कर रहा हूं अभी आपकी मस्कुलर एंडुरेंस की, मतलब आपकी काम को लंबे समय तक करने की एबिलिटी अच्छी हो, या हो सकता है किसी बंदे की मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो कुछ भी हो सकता है, किसी की मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़िया हो सकती है, किसी की मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से डिफरेंस है दो इंसान के बीच में। एबिलिटी दोनों के पास है, भाई दोनों के पास मसल फाइबर्स हैं, बस किसी के पास कुछ मसल फाइबर जो एंड्योरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ज्यादा है, किसी के पास जो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ज्यादा है। अगर मैं एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है। जब मैं बोलता हूं मस्कुलर एंड्योरेंस, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को लंबे समय तक करने की एबिलिटी। ठीक है, किसी भी काम को लंबे समय तक करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, उसी को हम मस्कुलर एंड्योरेंस बोलते हैं। जैसे आसान शब्दों के अंदर एक मैराथन रनर होता है, वो लंबी रेस दौड़ता है, ठीक है ना, वो एक लंबे समय तक दौड़ता है, तो उसके पास एबिलिटी है, उसके पास एंड्योरेंस है। एक इंसान है जो बहुत एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर पाता है या बहुत हैवी वेट उठा पाता है, ठीक है, तो उसके पास वो स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को अगर मैं समझाऊं तो स्ट्रेंथ को समझाने का आसान शब्दों में मतलब यह है कि हमारी बॉडी की एबिलिटी एक बार में मैक्सिमम वेट उठाने की, तो जिसको हम मेजर भी करते हैं 1 रैप मैक्स से। तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में डिफरेंस ये होता है कि किसी काम को लंबे समय तक करना वो मस्कुलर एंड्योरेंस होती है, एक बार में मैक्सिमम वेट लिफ्ट करना वो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है। और इन दोनों काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसल फाइबर्स यूज होते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर से आप क्या समझ रहे हो। मसल फाइबर से आप ये समझ रहे हो कि सर जो मसल फाइबर होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, ये असल में, माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन है प्लीज, माइक ऑफ रखिए, माइक का मैंने समझाया था। हाँ, ये बात तो ध्यान रखना भाई, ये गलती नहीं करनी। तो मसल फाइबर क्या है, मसल फाइबर आपकी बॉडी के अंदर, ये वो है, ये वो फाइबर्स हैं या फिर ये वो सेल्स हैं, असल में मसल फाइबर सेल्स ही होती है। ठीक है, अभी सेल्स पे ही बात करेंगे, जो इसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, या फिर मैं बोलूँ आपको कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करना, या मूवमेंट करने में हेल्प करना। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो मसल्स फाइबर हैं, ठीक है, ये फाइबर जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बंडल बना लेते हैं। अब मेरी बाइसेप्स की मसल फाइबर है, तो बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलकर बंडल बनाया, और नहीं मसल, हाँ मतलब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलकर बंडल बना लिया, और ऐसे बहुत सारे बंडल मेरी मसल्स, बंडल मिलके पूरी मसल बनाते हैं। तो अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो किसी के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा होते हैं, ठीक है, किसी के अंदर टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक और होता है मसल फाइबर, इसको बोलते हैं टाइप 2X, ऐसे समझ लो। तो 3 टाइप के मसल फाइबर होते हैं असल में हमारी बॉडी के अंदर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया हम सभी के पास मसल्स हैं, बस, और आपके पास मसल फाइबर भी हैं,
ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर है, टाइप 2 है ही नहीं, नहीं। आपके पास भी टाइप 2 मसल फाइबर है, मेरे पास भी है। आपके पास भी टाइप 1 मसल फाइबर है, मेरे पास भी है। आपके पास भी टाइप एक्स मसल फाइबर है, मेरे पास भी है, बस इनका नंबर वेरी कर सकता है। तो मान लो जिसके पास टाइप 1 मसल फाइबर है उसकी बॉडी की एंड्योरेंस अच्छी होगी, जिसके पास टाइप 2 मसल फाइबर है उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और जिसके पास टाइप 2 एक्स है, ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्ट्रेंथ के लिए भी, मतलब स्ट्रेंथ के लिए भी अपने आप को अडेप्ट करवा सकता है और अडेप्ट कर सकता है, और एंड्योरेंस के लिए भी कर सकता है। तो उसकी दोनों अच्छी होगी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों अच्छी होगी। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ये मसल फाइबर है। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये सबकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट है। अब मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक पावर लिफ्टर बनना चाहता हूं, और मेरी बॉडी के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर है, ठीक है ना। तो क्या मैं पावर लिफ्टर बन सकता हूँ, क्या मैं वेट लिफ्टर बन सकता हूँ अगर मेरी बॉडी के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा है? बताओ, क्या मैं बन सकता हूँ? बोलो, क्या मैं बन सकता हूँ अगर मेरी बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा है, जो कि स्लो ट्विच मसल फाइबर है, जो कि लंबे समय तक काम करने के लिए बने हैं, हैवी वेट उठाने के लिए नहीं बने, पावर एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए नहीं बने? तो क्या मैं वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर बन सकता हूँ? यस और नो? किसी का कोई क्वेश्चन है, माइक ओपन करके पूछ सकता है, सीधा माइक ओपन करो, पूछो। सर पहले, आपके हाँ बोलिए। सर आपकी बॉडी में टाइप 2 मसल्स भी होंगे होंगी ना? हाँ तो टाइप 2 उससे आप होंगे, बन सकते लेकिन हैं। मैं कह रहा हूँ टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा है, नंबर के मामले में टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा है। तो क्या मैं एक अच्छा वेट लिफ्टर बन सकता हूँ, पावर लिफ्टर बन सकता हूँ? बताओ। कंपैरेटिवली हाँ एक जी, इंसान सर जिसकी बॉडी में टाइप 2 है, अगर दो कम इंसान है, एक मैं हूं एक जैसा और एक मेरे जैसा बंदा, सेम एज सेम हाइट सब कुछ है, बस मेरी बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा है, उसकी में टाइप 2 ज्यादा है। तो कौन ज्यादा अच्छा वेट लिफ्टर बनेगा, कौन ज्यादा हैवी वेट उठा पाएगा? जिसकी बॉडी में टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। वो डिफरेंस क्या है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिफरेंस। हम सभी लोग, हम सारे ह्यूमंस जो हैं वो, हम एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है ना। और आपको ये बताओ, ये जो डिफरेंस होता है ये आइडेंटिकल ट्विंस में भी होता है। दो जुड़वा भाई भी होंगे ना, वो बिल्कुल कभी सेम नहीं हो सकते, एग्जैक्ट 100% सेम नहीं हो सकते, उनके अंदर भी ये डिफरेंस होगा। और ये जो डिफरेंस है, जेनेटिक डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हेरिडिबिलिटी। मतलब कि आपके जेनेटिक तौर पे आपके बॉडी के अंदर डिफरेंस जो होते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स से हम हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर कुछ गुण आए, हमारी मदर के थ्रू हमारे अंदर कुछ गुण आए, और वो गुण मिलके हम एक बॉन्ड हुए। तो हमारे अंदर जो, हम अपने पेरेंट्स से दोनों, मतलब अपने मदर से भी अपने फादर से बिल्कुल आइडेंटिकल मैच नहीं करेंगे, हम उनसे भी डिफरेंट होंगे, हमारी पीढ़ी उससे आगे डिफरेंट होगी। ये ही एक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक हेरिटेबिलिटी का, मतलब कि बोल सकते हो आप जीन्स में बदलाव। जीन्स क्या है भी मैं बात करूंगा, जीन्स में बदलाव होना, मतलब कि इंफॉर्मेशन में चेंज होना, जीन्स को भी इंफॉर्मेशन समझो। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये इंफॉर्मेशन बदलती रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग जो एक दूसरे से अलग हैं, हम जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उसका जो मेन रीजन है वो है जेनेटिक्स। और ये जेनेटिक्स ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग पीडीज की तरफ जाते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। अगर कोई इंसान का मोटिव है कि उसको मिस्टर ओलंपिया बनना है, बट उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी नहीं है उस टाइप की, उसकी बॉडी को गॉड गिफ्टेड नहीं है, तो वो एक गॉड गिफ्टेड बॉडी, जिसको हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर गेम के हिसाब से गॉड गिफ्टेड है, तो उसको बीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो जेनेटिकली उसके पास वो एबिलिटी है ही नहीं। तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो हम यहां से आगे क्या सोचते हैं, यहां से आगे हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलती है, जो कि एक डेप्थ साइंस है। अब मैं जब बोल रहा हूँ जेनेटिकली डिफरेंट है हम एक दूसरे से, हमारे अंदर हेरिटेबिलिटी है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंस है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये एक यही रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम भैया स्टेरॉइड्स की तरफ जाते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएट है, ये कब पैदा हो रहा है, क्या ये हम जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तब ये हमारे बॉडी में बदलाव आ रहे हैं? नहीं। जब हम अपनी मदर की वॉम्ब में होते हैं, गर्भ में होते हैं, जब हम पैदा हो रहे होते हैं, या जब हम बिल्ड हो रहे होते हैं, अंदर जो बन रहे होते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर ये जो जीन्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आई है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि आसान शब्दों के अंदर, हमारे मदर फादर से मिलकर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, अब वो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम बन रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर जो आई है, वो आई है इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं आप, डीएनए। डीएनए की फॉर्म में आई है, आपने नाम सुना डीएनए। इसको हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक टाइप का प्रोटीन है।
अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब ये हमारी बॉडी में आ कैसे? तो देखो, थोड़ा सा और साइंस में आगे चलो। जब हम बात करते हैं कि भाई डीएनए का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, देखो हम जब पैदा होते हैं तो हम, हमारे जो फादर है, हमारे फादर के थ्रू हमें, हमारे फादर के थ्रू जो एक गैमिट, गैमिट का मतलब क्या होता है, जो आपकी बोल सकते हैं एक तरीके से जिसके अंदर, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो सेल जो बनी ही रिप्रोडक्शन से, उसे हम गैमेट्स बोलते हैं। तो फादर के थ्रू हमें मेल गैमेट मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है ना, इसकी शेप आपने देखी कुछ इस तरीके से होती है। हमारी मदर, मदर के थ्रू हमें एक गैमेट मिलता है, उसे बोलते हैं, मतलब मदर की तरफ गैमेट मिलता है, फीमेल गैमेट उसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, अब इनको रिप्रोडक्टिव सेल ही है, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है ना, और उसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये सेल है और ये सेल है, जब ये आपस में मिलेंगे तब डीएनए आपस में मर्ज होंगे, मतलब कि वहां से फिर एक तरीके से न्यू फॉर्मेशन होना शुरू होगी। अब एक चीज को ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है ना सेल, एक बार इस पे आ जाओ। अब हम जब सेल की बात कर रहे हैं, अभी सारे डॉट कनेक्ट होंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अब जब हम सेल की बात करते हैं, सेल से दिमाग में क्या आता है? वो बैटरी वाले सेल नहीं। सेल का मतलब ये है जिससे हमारी बॉडी बनी है। अब एक घर है, एक घर किससे बनता है? एक घर ईंटों से, रोड़ी से, बजरी से, सरिये से बनता है। तो अगर मैं बोलूं ईंट एक टाइप की सेल है जिससे दीवारें बनी है, सरिया भी एक टाइप की सेल है, मतलब मेटल है। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल होती है जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। लेकिन सभी सेल के अंदर एक कॉमन चीज होती है। वो कॉमन क्या चीज होती है? जैसे मान लो मैं एक सेल बनाता हूं आपके सामने, एक सेल है जिसकी शेप स्फेरिकल है। ठीक है, एक सेल है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है। ये सेल है, ये आपकी मसल फाइबर है। मसल फाइबर एक सेल ही होती है। ये मान लो ये आपकी बॉडी की एक सेल है जिसकी सर्कुलर सेल है, कोई भी हो सकती है। हर सेल के अंदर एक कॉमन चीज होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये पता है क्या है? ये एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, आसान शब्दों के अंदर, एक फैक्ट्री है। ठीक है ना, उस फैक्ट्री की का जो एक सेंटर ऑफिस होता है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, सब कुछ होता है वहां पे, ये वो है, ये ऑफिस है। और ये जो इंफॉर्मेशन वाला जो ऑफिस है, इसके अंदर सब कुछ है, सारी इंफॉर्मेशन है। और ये हर सेल के अंदर होती है, इसका मतलब ये यहां भी होगा और ये यहां भी होगी। और जब ये आपस में फ्यूज होगी, फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? मिलना। जैसा आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में ऐसे, या फिर किसी विजुअल में देखा होगा, तो ये आपस में मिलते हैं और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपस में एक्सचेंज हो जाती है, या मैं बोलूँ मर्ज हो जाती है। और फिर फॉर्मेशन होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की, वो प्रोसेस शुरू होता है। उस इंफॉर्मेशन के विहार पर आगे की चीजें होती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो है बॉडी के अंदर जो मिल रही है हमारे पेरेंट्स से, मदर से, उससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब एक रिसर्च हुई थी, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बुक में देख लेना मिल जाएगा, मेरे को नाम याद नहीं रहते। उसने ये बताया कि जब हम मदर की वॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारे ऊपर कितना टेस्टोस्टेरोन का एक्सपोजर हुआ है, या हम उसके कितने इन्फ्लुएंस में आए हैं। टेस्टोस्टेरोन समझ रहे हो ना, एक एनाबॉलिक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। कितना उससे हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है ना, उस इन्फ्लुएंस से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो जब हम बन रहे होते हैं, ध्यान सुनना, जब हम बन रहे होते हैं, हमारी बॉडी में जब ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम ये जो टेस्टोस्टेरोन ये हमारी बॉडी ही बना रही है। ठीक है, ध्यान सुनना, ये बॉडी हमारी बॉडी ही बना रही है। अब मेल के अंदर अगर मेल मेल बेबी है, हम, अच्छा मदर की वॉर्म में भी समझ लो, मदर की वॉर्म के अंदर जो बेबी होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। तो फीटस जो है, जो मदर की वॉर्म में है, अब उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो उस टाइम फीटस की बॉडी में जो हार्मोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो बन रहा है, वो जितना ज्यादा बन रहा है, या जितना उसका एक्सपोजर या उसका जितना इन्फ्लुएंस आपकी बॉडी पे पड़ेगा, उस टाइम पे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला, जो लोग फीटस के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक मदर की बॉडी में जो फीटस होता है, वो जितना ज्यादा उसको टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर मिलता है, मतलब जितना ज्यादा उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बना रही होती है, टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आता है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में उतना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मतलब उसकी बॉडी, आप ऐसे समझ लीजिए कि एनाबॉलिकली, जो एनाबॉलिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा बॉडी पे होता है, मतलब ग्रोथ, मसल फाइबर का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। या मैं और आसान शब्द में बोलूं, उतनी ही ज्यादा मैस्कुलिन प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल का नंबर में सेक्स हार्मोन है। तो इसको पता लगाने का तरीका पता है क्या है? एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं फिंगर रेशियो। दिखाता हूँ वो क्या होता है। ये बुक है, ये आपकी बुक जो मैंने बनाई है, ठीक है, इसमें आप पढ़ना बाद में। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, फिंगर रेशियो वाली। देखो ये रही।
इसको देखे कोई डिमोटिवेट मत हो ना भाई, कोई वो बड़ी चीज नहीं है ये। किसी की ज्यादा बड़ी हो सकती है, किसी की उंगली छोटी हो सकती है। देखो ये हमारे हाथ है, ठीक है, इस तरीके से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर आप नोटिस करो कि ये जो राइट इंडेक्स फिंगर है, ठीक है ना, और ये वाली जो फिंगर है आपकी राइट रिंग फिंगर, जिसमें हम रिंग पहनते हैं, इन दोनों का रेशियो देखो। ये रेशियो 2D 4D का जिसके अंदर होता है, 2D 4D का मतलब कि 2D और 4D मतलब 0.95 का रेशियो आया है, ठीक है। उन लोगों की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, मतलब कि उनकी बॉडी बचपन से ही इन्फ्लुएंस टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रही, उनकी बॉडी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बना रही थी ड्यूरिंग फिटस। तो ड्यूरिंग फिटस जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा था उसकी वजह से उनकी बॉडी की जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप का आसान शब्दों में बोलूं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन हो रहा है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस है जितना ज्यादा रहा होगा फीटस के टाइम पे, ड्यूरिंग फीटस कंडीशन के अंदर, उतना उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। मतलब आज भी उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रही, उस टाइम भी ज्यादा बना रही थी, आज भी बना रही है। अगर आप वो एक अगर हेल्दी हो, हेल्दी इन द सेंस कि कोई आपको कोई डिसीज या कोई बीमारी, या फिर आप कुल मिलाकर लाइफस्टाइल, कोई लाइफस्टाइल से जुड़े हो, आपका लाइफस्टाइल भी ठीक है उस केस में। तो अब देखना कुछ बच्चे जो स्कूल में होते हैं उनकी अर्ली एज में बियर्ड आने लग शुरू हो जाती है, 9th 10th में दाढ़ी आ जाती है, और 11th 12th तक तो उनकी बियर्ड भर के आती है। उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। और जनरली देखा गया है रिसर्चेज में कि जो ज्यादा जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, टॉल टॉल, उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, और उनका जो फिंगर रेशियो है वो ऐसा ही आता है। आप भी अपना देख सकते हो, ये फिंगर रेशियो देखो। अगर जाहिर सी बात है मेल और फीमेल कंपेयर में देखो तो फीमेल की जनरली ये फिंगर छोटी होगी और मेल की ये फिंगर लंबी होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में भी ऐसा होता है कि ये फिंगर का जो रेशियो है, ये फिंगर हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, ये छोटी हो। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्टोस्टेरोन का जो इन्फ्लुएंस है वो आप पे इतना नहीं रहा जितना और लोगों का हो या किसी आपका दोस्त का हो, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, या आसान शब्द में बोलूं जो आपको आपके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। मतलब जिसकी बॉडी में फीटस के टाइम पे उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर ज्यादा रहा होगा तो उसकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक ग्रोथ ज्यादा हुई होगी। और उसका पता लगाने का तरीका ये फिंगर रेशियो देखो। तो राइट फिंगर को कंपेयर करो, राइट इंडेक्स फिंगर को राइट फिंगर से कंपेयर करो। अगर आपकी राइट रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी है तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, मतलब आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनाती है कंपेरेटिवली, ठीक है, अदर पर्सन के। ये है। और अगर कम है तो बस कंपेरेटिव थोड़ा कम बनाती है। तो ये है। तो ये चीज समझ में आई, आगे चलूं? अभी तो कोई डाउट है? सर ये जो फिंगर रेशो वाला है तो ये एक पूरी तरीके से प्रॉपर वो नहीं है ना। क्या जैसे मत मान लीजिए अगर टेस्टोस्टेरोन की टेस्टिंग वगैरह अगर लैब में होती है तो उसमें भी तो टेस्टोस्टेरोन किसी का हाई या लो शो हो सकता है ना, हाँ वो तो अगर लाइफस्टाइल उसकी से फिंगर। देखो, वो तो लाइफस्टाइल से जुड़ा हो सकता है। ये डिफाइन कर रहा है कि ड्यूरिंग बर्थ जब आप मदर की फीटस में थे उस टाइम आप टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ठीक ठाक थे। तो इस वजह से आपके अंदर ज्यादा चांसेस है कि आपके अंदर एथलेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि मसल फाइबर टाइप, ठीक है ना, बोन स्ट्रक्चर, हाइट आपकी उससे इन्फ्लुएंस हुई है पूरी पूरी, ठीक है ना। अब तो आप लाइफस्टाइल आपका खराब हो गया है, चाहे आप कैसी लाइफ जी रहे हो, तो उसके कंपेयर में तो कम हो सकता है। बट ये ड्यूरिंग फीटस के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो जब बच्चा बन रहा है मदर की वॉम में, अगर उस टाइम पे चेंजेस हुए होंगे तो उसकी बॉडी में आज जो चेंजेस, मतलब उसकी आज जो हाइट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप मदर की फीटस में कैसे थे। अगर इसको ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी बॉडी में 1000 मसल फाइबर बने जब आप मदर की वॉम में थे, ठीक है ना, तो आज भी 1000 मसल फाइबर ही रहेंगे, बढ़ नहीं जाएंगे नंबर नेचुरली। लेकिन वो 1000 मसल फाइबर में कितने परसेंट फास्ट ट्विच थे, कितने परसेंट स्लो ट्विच थे, या टाइप एक्स थे, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर में थे, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है जिन लोग एथलेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनके पास पावर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उनके पास टाइप 2X मसल फाइबर ज्यादा होता है, क्योंकि उनका फिंगर इंडेक्स रेशियो से पता चल जाता है। ये एक मतलब कि एक 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 सिंबल है, मतलब एक पता लगाने का तरीका है, ठीक है, कि आप कितना मदर की वॉम में आपके आपके पास कितना, आपके ऊपर कितना टेस्टोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस पड़ा। ये है। आया समझ में? बोलिए। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ भाई, यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया है, ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी चीज समझ में ना आई हो तो बताओ एक बार। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बस ये बताया है कि भाई हमारी जो बॉडी है, हम लोग हमें कहते हैं कि सभी लोग इक्वल बने हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ सभी के पास वो प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, बट किसी के पास कोई पर्टिकुलर पावर बोल दो, ऐसे करके बोल दो, एबिलिटी बोल दो, ज्यादा हो सकती है कंपेरेटिव दूसरे बंदे के। और ये सभी चीजें किस पे डिपेंड करती है? आपके जेनेटिक्स पे। अब ये जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स आसान शब्दों के अंदर
इसको बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन आपकी आपके पेरेंट्स से आपको या आपके एंसेस्टर से आपको मिली है, वो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कोई बंदा उसका अच्छा स्ट्रक्चर है, लंबा चौड़ा है, तो ज्यादा चांसेस है वो उसके मदर फादर भी या उसके एंसेस्टर भी ऐसे ही रहे होंगे। ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, लॉजिक लगाना। एक इंसान है जिसके फादर की हाइट भी कम है, उसकी मदर की हाइट भी कम है, ठीक है ना, फिर भी वो अपने मदर फादर से काफी टॉल है, 6 फुट का है, 6 फुट 2 इंच का है। तो बताओ ऐसा क्यों है? सोचो क्या रीजन हो सकता है। सर उसके ग्रैंड पा या फिर जो भी है उनकी फैमिली से कोई और होगा टॉल। हम्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पीछे से चलती हुई आ रही है। अब ये बात मुझे बताओ, एक इंसान था, उसके फादर भी लंबे थे, उसकी मदर भी लंबी थी, वो छोटा रह गया। वो बताओ क्यों हुआ? सोचो। बताइए, सोचो सोचो। क्या आ रहा है दिमाग में? दिमाग लगाओ भाई। अगर तुम्हें साइंस समझनी है तो सोचना तो पड़ेगा। तुमने ये तो बता दिया कि उसके दादा दादी लंबे थे, लेकिन वो अब उसके फादर भी टॉल है, मदर भी टॉल है, वो क्यों छोटा रह गया? है किसी के पास जवाब इसका? सर उसके न्यूट्रिशन में कमी रह गई हो, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी, उनकी भी हाइट कम रही हो। चलो न्यूट्रिशन वाला जो आपने बताया, ठीक है, वो समझ लिया मैंने। न्यूट्रिशन में होगी तो जाहिर सी बात है ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। ठीक है। आपने बोला कि ग्रैंड पेरेंट वाला हाइट छोटी थी लेकिन उसके पेरेंट्स की हाइट लंबी थी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि जेनेटिक्स इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी है जो हमें समझना है। वो मैं आपको समझाऊंगा अब क्या है। ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई ना, क्लियर है ना? अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स को समझने से पहले इससे जुड़ी कुछ चीजें समझो। जेनेटिक्स वर्ड यहां से निकल के आया, इसको जीन्स बोलते हैं। जीन्स की स्टडी को ही हम जेनेटिक्स स्टडी बोल देते हैं। ठीक है। आपने आप सुना होगा आज के टाइम में नई नई स्टडी, माइक्रो टेक्नोलॉजी जेनेटिक, ऐसे कुछ मतलब नई नई स्टडीज आती जा रही है। अब जीन को चेंज किया जा रहा है, मतलब हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं, तो वो जेनेटिक स्टडीज के ऊपर ही बेस्ड है। तो अभी तो हम बस बेस पढ़ रहे हैं उसका, बहुत बेस, बिल्कुल बच्चा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो छोटा सा। ठीक है। तो जीन्स जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोल देते हैं आसान शब्दों में। ये अब ये जीन्स है क्या? ठीक है। देखो आपने सेल तो जान ली। ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं एक सेल है, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई सेल एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का सेंट्रल ऑफिस है ये न्यूक्लियस। अब इस सेंट्रल ऑफिस के अंदर जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे अंदर ना काफी सारे रैक हैं, रैक्स लगी हुई हैं, और उन रैक्स के अंदर ना फोल्डर लगे हुए हैं, फाइल फोल्डर। ठीक है ना? वो जो रैक्स है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 पेयर्स में होते हैं, मतलब कि हर एक क्रोमोसोम, हर दो क्रोमोसोम मिलके एक पेयर बनाते हैं। ठीक है ना? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने सुना भी होगा, हमारा जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, वो डिफाइन करता है हमारी करेक्टरिस्टिक्स या हमारे जेंडर। जैसे अगर ये एक्स वाई है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर 1 से लेके मैं 23 लिखता हूं, तो ये 23 वाला है। अगर ये एक्स वाई है तो हम मेल पैदा होंगे। और अगर ये वाला पेयर एक्स एक्स है तो फीमेल पैदा होते। ठीक है। और अगर यहां पे एक्स एक्स वाई आ जाए, बताओ क्या होगा? बताओ, बोलो क्या होगा? एक्स एक्स वाई, मतलब यहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग गया। जनरली तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे तो हमारी बॉडी में 46 होते हैं, लेकिन इस केस में 47 हो गए क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया। बोलो क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, है ना, ट्रांसजेंडर, उनकी बॉडी में ये होता है। और इस चीज को जो यहाँ पे हुआ है ना, इसको बोल देते हैं म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जीन में बदलाव हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीन लग गया। तो आसान शब्दों के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम ये पेयर में होते हैं,
और इन लास्ट जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है यही हमारे जेंडर डिसाइड करता है, ठीक है ना। और अगर इन क्रोमोसोम में 23 पेयर में चेंजेस होते रहेंगे तो जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। इससे काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, आपने सुना होगा एक प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर आपको 23rd पेयर पे दिखाया मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब जो आपको समझना है, ये जो क्रोमोसोम्स होता है ना, इस क्रोमोसोम के अंदर एक और चीज होती है, मतलब फाइल फोल्डर के अंदर ना आपने पेजेस देखे, वो पेजेस को समझ लो, वो पेजेस हैं आपके डीएनए, डीएनए, वो पेजेस क्या है आपके डीएनए। अब उस डीएनए के अंदर क्या है कि डीएनए के अंदर ना क्या समझाऊं आपको, उस डीएनए के अंदर ना इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बट ये जो पेजेस है ना, ये जो पेजेस है, ये पेजेस के अंदर है, मतलब इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है। वो जो इंफॉर्मेशन है वो है जीन। तो असल में जीन कुछ नहीं है, डीएनए के ही पार्ट है, और उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं जीन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी दिखाता हूँ तुमको, आ जाओ भैया नीचे आ जाओ, ये देखो, ठीक है। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, जनरली आपने देखो ऐसा होता है डीएनए। इसको सीधा करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे करके सीधा करके लगा दिया, बस इसको भी देखने के लिए समझ लो। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये इसके अंदर जीन्स है, मतलब कुल मिला के ये आपका डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, ये डीएनए के पार्ट है, ठीक है। और इनके अंदर होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, जीन्स के अंदर होती है इन्फॉर्मेशन। तो अब भाई यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन से डिसाइड होगा कि भैया क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ जीन, एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी आई के लिए, आई का साइज कैसा बनेगा, आई बनेगी नहीं बनेगी जो भी है। एक जीन है जो आपका बोन्स के लिए है, मतलब कुछ भी, मतलब सिर्फ सिंपल सिंपल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन है। एक जीन है जो आपका कान बनाएगा, एक जीन है जो आपका ये बनाएगा, सब चीजें यहाँ पे। एक जीन है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के डिसाइड करेगा। तो कुल मिला के ये जीन के पास अपने अपनी इन्फॉर्मेशन है। एक कह रहा है जी मैं हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं हाइट बनवाने में हेल्प करूंगा, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोड्स होते हैं। तो एक कोड आपने बना के दिया, एक कोड मैंने बना के दिया, किसी और ने बना के दिया, तो हम एक तरह के जीन की तरह काम कर रहे हैं, हम कोड्स दे रहे हैं, वो कोड्स इनके पास है, ठीक है। अब ये जो जीन्स हैं, ये जो कोड्स हैं, आपको कैसे पता, अब आपको आप सोच के देखो, ये जो कोड्स हमारी बॉडी में जब हम बन रहे थे, तो हमारे मदर के थ्रू भी कोड्स आए, हमारे फादर के थ्रू भी कोड्स आए, और कोड्स आपस में मिलके न्यू कोडिंग हो गई, और हम बॉर्न हुए, मतलब हम पैदा हुए। तो न्यू कोड्स मिलके एक नया नया बोल सकते हो, एक नया कोड जनरेट हुआ। हाँ, हम काफी हद तक अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे, बट ये नहीं है कि पूरे 100% होंगे। बस ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर जेनेटिक डिफरेंस रहेगा। तो भाई ये जो कोड है, ये जीन क्या है, कोड्स है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर हाइट का, ये आई का, ये बोन का है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि एक बंदा है कि भाई जिसकी हाइट अपने पेरेंट्स से ज्यादा है, टॉल है, पेरेंट्स छोटे हैं, तो किसी ने बोला कि सर उसके एंसिस्टर से, उसके दादा दादी से, ठीक है ना, उसको क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसके अंदर मतलब नाना नानी दादा दादी जो भी है, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, उसकी हाइट टॉल है, ठीक है। ये तो बोला किसी ने, किसने बोला था, आज था आपने बोला था ना, हाँ जी सर। है ना। इसी तरीके से मैंने बोला कि अगर मान लो उसके फादर टॉल है, वो छोटा है, तो आपने कहा कि सर उसके दादा दादी छोटे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हर जो जीन होता है ना, उस जीन के पास एक चीज होती है, उसे बोलते हैं हम एलिल, क्या बोलते हैं, एलिल। तो मैं इस टाइम हाइट वाले, हाइट एक जीन है, हाइट का जीन है, इसके ऊपर एक एलिल लगा देता हूं, मैं लिख देता हूं एलिल। अब ये एलिल क्या है पता है, इसको ऐसे समझो, एक आइसक्रीम खाते हो आप, सॉफ्टी खाते हो सॉफ्टी, उस सॉफ्टी के ऊपर एक चेरी रख दो, तो जो सॉफ्टी है, वो जो पूरा आइसक्रीम वो जीन है, और उसके ऊपर एक चेरी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक आइसक्रीम मेरे पास है, एक आइसक्रीम मान लेते हैं कौन है हमारे बैच में, इतने सारे नाम है लड़कों के, चलो मोहित के पास है, ठीक है ना। एक आइसक्रीम मोहित के पास, एक मेरे पास है। अब फर्क सेम, तुम नोटिस करो कि बिल्कुल सेम आइसक्रीम हमारी, ठीक है ना, बस एक आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम पर रेड चेरी रखी है, उसकी वाली आइसक्रीम के ऊपर ग्रीन चेरी रखी है। तो ये जो चेरी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिफरेंस जो दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो जो चेरी है वो ये एलिल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास भी 10 जीन है, तुम्हारे पास भी 10 जीन है, बस फर्क क्या है कि जो जीन है हमारे पास, उसके, उस जीन का जो इंप्रेशन है, इंप्रेशन का मतलब क्या है, इंप्रेशन का मतलब क्या है, वो अपना कितना प्रभाव डाल रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके एलिल पर। अब इसको और आसान शब्दों में समझने के लिए, हर एक जीन के ऊपर दो एलिल होते हैं,
ठीक है, ऐसे समझ लो, हर एक जीन के ऊपर दो एलील होते हैं, ठीक है ना, दो एलील होते हैं, और ड्यूरिंग बर्थ कौन सा एलील अपना इंप्रेशन छोड़ता है वो डिफाइन करता है उसकी प्रॉपर्टी को। अब इसको और आसान शब्दों में समझने के लिए हाइट का है, एक हाइट एक एलील है टॉल का, और एक एलील है शॉर्ट का, ठीक है ना, कि भाई हाइट आपको दोनों मिल सकती है, टॉल भी मिलेगी शॉर्ट भी मिलेगी, बट जो जो जीन ज्यादा इंप्रेशन देगा, ज्यादा इंप्रेशन देगा, तो क्या होगा, वही चीज होगी। अब मान लो पेरेंट्स भी टॉल थे, मदर भी टॉल थी, तो मेरे हिसाब से उसके पास जो ये टॉल वाला एलिल्स हैं वो ज्यादा होंगे, तो इसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट वाले कम होंगे, ठीक है। और किसी की किस्मत ज्यादा खराब थी, मदर भी टॉल थे, पेरेंट भी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर क्योंकि इंफॉर्मेशन जनरेशन 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 आ रही है, शॉर्ट वाले एलिल ज्यादा हो गए, क्योंकि ऐसे एक्सचेंज होता गया ना डीएनए का, मतलब बढ़ता गया, इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, तो उसका शॉर्ट वाला एलिल ज्यादा था, तो हो सकता है उसकी हाइट उसके दादा दादी पे चली जाए। तो हर एक जीन के एलिल्स होते हैं जो ये डिफाइंड करते हैं कि भैया ये क्या इंप्रेशन शो करेंगे। अब आई, आई किसने बनाई, आई तो जीन ने बनाई, लेकिन जो आई का कलर है वो किसने डिफाइन किया बताओ, आई का कलर किसने डिफाइन किया, किसी की आई ब्लू है, किसी की आई ग्रीन है, किसी की ब्लैक है, वो किसने डिफाइन किया, वो एलिल ने डिफाइन किया, कि भाई इसके पास एलिल ग्रीन आई का भी है, इसके पास एलिल ब्लू आई का भी है, मिल के ये बन गया कलर, ठीक है, या फिर इस एलिल ने ज्यादा अपना आपको वो किया, इंप्रेस किया, इंप्रेशन शो किया, तो आई कलर ब्लू हो गया। इसका मतलब ये है भाई कि जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है खाली कि भाई पेरेंट्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, जेनेटिक्स का मतलब यह है कि एंसेस्टर से चलती हुई आ रही इंफॉर्मेशन वो हमारी बॉडी के अंदर है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स है, और वो जीन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बेहाफ है ऑन द बिहाफ ऑफ एलिल्स, कि आपके पास कौन सा इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब हाइट की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास टॉल है या शॉर्ट है, अगर तुम्हारे पास टॉल टॉल वाली ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो टॉल हाइट होगी, मतलब वो डोमिनेट कर जाएगा, तो वो इंप्रेशन ज्यादा शो करेगा, शॉर्ट शॉर्ट वाला तो वो इंप्रेशन ज्यादा शो करेगा। कभी तुमने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो एक 10th क्लास में पढ़ाते हैं मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट पे किया गया था, किसी ने सुना है ये, साइंस स्ट्रीम 9th 10th में पढ़ाते हैं भाई ये मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट, जो कि पी प्लांट मतलब कि मटर के दाने, मटर के पौधे पे किया गया था। तो एक पौधा लिया गया बड़ा, मतलब एक टॉल पौधा लिया गया, ठीक है ना, मटर का, और एक शॉर्ट लिया गया, ठीक है ना, और इनकी आपस में क्रॉस कराई, क्रॉस कराने का मतलब इनको मेट कराया, ठीक है ना, जैसे भी होता होगा, मुझे नहीं पता कैसे होता है। और उसके बाद जो जो इनका इनका जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, मैं भूल गया नाम, वो टॉल पैदा हुआ। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, मतलब इसके जो बच्चे पैदा हुए टॉल पैदा हुए, ये भी टॉल हुए, ये भी टॉल हुए, चार पांच बच्चे पैदा हुए, चार मान लो चार बच्चे पैदा हुए, टॉल टॉल हुए, ठीक है ना, तो सब टॉल हुए, ठीक है, सारे टॉल हुए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये देखा गया कि भैया जो टॉल वाला जो जीन था, या टॉल वाला जो प्लांट था, उसका जो जीन है या उसके जो एलिल है उसने ज्यादा इंप्रेशन शो किया, ठीक है। इसके बाद टॉल शॉर्ट, इसके बाद टॉल टॉल के एलिल ज्यादा थे, मतलब ऐसे समझ लो इसके पास टॉल टॉल ज्यादा थे, इसके पास टॉल शॉर्ट दोनों थे, ऐसे मान लो। तो ये टॉल टॉल वाले ज्यादा हो गए, तो सारे प्लांट टॉल पैदा हुए। फिर जो ये जनरेशन पैदा होके आई ना, फिर इनकी क्रॉस कराई गई दोबारा, मतलब ऐसा समझ लो इनकी आपस में क्रॉस कराई गई, और फिर देखा गया कि भाई कुछ टॉल निकले तो कुछ शॉर्ट निकले, कुछ शॉर्ट निकले, ठीक है ना। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शॉर्ट एलएलबी था, वो आगे ट्रांसफर हुआ, बस कुछ प्लांट के अंदर टॉल इंप्रेशन ही रहा, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर शॉर्ट इंप्रेशन आ गया, तो कुछ प्लांट शॉर्ट भी हुए। तो कुछ इस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती रहती है। ये मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये समझाने के लिए कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, और इस तरीके से जीन में बदलाव होता है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आसान शब्दों के अंदर, साइंस ये कह रही है तुमसे कि भैया हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स है, और वो इन्फॉर्मेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है या हमारी हाइट टॉल वो डिपेंड करता है उस जीन के एलिल पर, ठीक है। तो एक बंदा, अगर हम कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स की हाइट टॉल है वो छोटा रहेगा, इसका मतलब क्या था, उसकी बॉडी के अंदर जो जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था उसके उसने इंप्रेशन शो किया शॉर्ट का, ठीक है, तो उसकी हाइट की शॉर्ट ही। तो किसी की बॉडी के अंदर हो सकता है कि इन्फॉर्म उसके पेरेंट्स छोटे थे लेकिन वो लंबा निकला, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के ने जो इंप्रेशन शो किया वो शो किया टॉल का, क्योंकि उसके एंसिस्टर से वो चलती हुई आ रही थी। अब न्यूट्रिशन का इस केस में क्या है, जब न्यूट्रिशन बॉडी को प्रॉपर मिलता है तो जो भी जीन है वो अपना इंप्रेशन अच्छे से शो कर पाता है, क्योंकि बॉडी को फ्यूल पूरा मिल रहा है, क्योंकि बिल्ड हो रही है बॉडी। तो जो इंसान मदर की वॉम में था, जब उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर ज्यादा हुआ, ठीक है ना,
ड्यू टू जीन्स, क्योंकि वो भी जीन्स कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाना जीन का है, लेकिन ज्यादा बनेगा कम बनेगा वो भी कौन कर रहा है, वो भी एलिल कंट्रोल कर रहे हैं। जीन्स तो बस कोड है, ठीक है ना, उस कोड के अंदर जो कोडिंग हो रखी है, मतलब जो भी कोड, आसान शब्दों में कैसे बोलूं तुम्हें, तो जीन ऐसे समझ लिया, तो जीन जीन सिर्फ एक की है, उस की के अंदर कोडिंग है कि भाई कोड्स है, तो वो कोड्स जो है वो डिफाइन करेंगे कि भाई ये क्या रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे खाली एक टेस्टोस्टेरोन की बात करी, मैंने टेस्टोस्टेरोन का एग्जांपल दिया, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं और भी अदर हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। जो तुम्हें देखना है, तुम्हें रिसर्च करनी है, तुम्हारा काम है, तुम मुझे ये बताना है कि फीटस के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन के अलावा कोई और हार्मोन भी है जिसके इन्फ्लुएंस से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिफरेंस आता है, ठीक है, ये तुम्हें ढूंढना है। और जिसका सबसे बढ़िया, जिसकी सबसे अच्छी रिसर्च होगी, उसको मैं इस बुक में ऐड करूंगा जब मैं इसको पब्लिश करूंगा। आपका नाम भी मेंशन करूंगा उसमें, ठीक है, जो भी इसको सबसे अच्छी रिसर्च लेके आएगा। तो ये चीज है भाई, तो जेनेटिक्स ये होती है। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो इस तरीके से हो रही है। अब तुम कह रहे हो कि सर ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे भाई देखो क्या होगा, इससे ही हो रहा है, आसान तरीके से देखो। तो इससे ये हो रहा है, तो एक जीन जो होता है ना, उसके, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो को समझो, मतलब जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। अब जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीन्स, कि भाई जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, और जैसे जीन मतलब जैसी कोडिंग होगी वैसे ही आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने बुक के अंदर, देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप, आपका कोड और आपका रिजल्ट, ठीक है। अब जब हमने बेसिक्स पता पता है, हम इन इंपॉर्टेंट शब्दों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जीनोटाइप समझो, आपका ब्लूप्रिंट। इसको आप एक बिल्डिंग के ओरिजिनल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट या एक सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल सोर्स कोड की तरह समझ सकते हो, जिसको हम डीएनए पर लिखा है, मतलब सोर्स कोड है जो डीएनए पे लिखा हुआ है, ठीक है, की तरह है। तो जीनोटाइप क्या है, असल में जीनोटाइप सोर्स कोड है जिससे डिफाइंड होगा कि भाई जो सॉफ्टवेयर या फिर वो जो बिल्डिंग, इसको अगर बिल्डिंग से समझना तो बिल्डिंग समझ लो, बिल्डिंग का नक्शा, ठीक है, या फिर अगर सॉफ्टवेयर समझना चाहो उसका कोड, तो वो जो कोड है, वो जो जीनोटाइप है, वो डीएनए पे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। तो उससे डिफाइन होगा, ये आपके एक्चुअल डीएनए सीक्वेंस है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, ये परमानेंट है और बदल नहीं सकता। तो ये जो आपको मिला है पेरेंट्स से, जो इंफॉर्मेशन मिली है वो परमानेंट हो गई है, वो बदल नहीं सकती, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या आएगा, उससे उसका रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, कि उसका फिनोटाइप क्या हुआ। इसको आप उस ब्लूप्रिंट से बनी एक्चुअल बिल्डिंग या कंप्यूटर मॉनिटर पर रन हो रहा एक्चुअल सॉफ्टवेयर समझे। ये आपके एक्चुअल ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट है, आपकी हाइट, आपकी आंखों का रंग, आपका करंट मसल मास, और आपका 100% मीटर स्प्रिंट टाइम। तो आसान शब्दों के अंदर जो जीनोटाइप आपका, जो आपके जीन की इंफॉर्मेशन है, जो जीन पे इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से आपका फिनोटाइप डिसाइड हो रहा है। और ये सारी चीजें आपकी ड्यूरिंग, जब आप बिल्ड मदर के वॉम में जब डेवलप हो रहे होते हो, ये सब चीजें तभी हो रही होती है, इंफॉर्मेशन आपस में मर्ज होती है, इंफॉर्मेशन से आपका जीनोटाइप मिलता है, कोडिंग कोड्स मिलते हैं बॉडी को, और उससे आपका फिनोटाइप बनता है। और उसी टाइम आपकी बॉडी के अंदर आपका मसल फाइबर बिल्ड हो रहे हैं, टाइप 1 चाहे वो टाइप 2 हो, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो उससे आप बन जाओगे, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या लिख रखा है, इसका एक बार कनेक्शन और देखो, आपका जीनोटाइप कोड, आपका फिनोटाइप का रिजल्ट क्या है, देखो, आप ट्रेनिंग और डाइट से अपना फिनोटाइप को बदल सकते हैं, मतलब कि अपने आप मसल्स बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आप उस सिर्फ उतना ही बदल सकते हैं जितना आपका जीनोटाइप ओरिजिनल कोड अलाउ करता है। मतलब कि अगर एक इंसान जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड, मैं इसको तब बोलूं, मैं यहाँ पे गॉड गिफ्टेड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम इसको टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग देख रहे हैं। तो एक इंसान है जो गॉड गिफ्टेडली उसका जीनोटाइप रेशियो अच्छा है, मतलब उसका जीनोटाइप अच्छा है, उसके जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और जीन्स के अंदर वही सेम चीज जो आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है मसल मास है वो तेजी से बढ़ेगा कंपेरेटिवली वो इंसान जिसका जीनोटाइप रेशियो उससे कम है या उससे अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एलिल, अब ये एलिल क्या है, मैंने आपको ये बताया, जैसे आपका आइसक्रीम के ऊपर एक फ्लेवर है, ठीक है ना, या मैंने इसको चेरी समझा दिया, ठीक है ना, ये है। तो लोगों के जीनोटाइप अलग अलग क्यों होते हैं, इसका जवाब है एलिल। तो जेनोटाइप का अलग अलग होने का मतलब क्या है, एलिल्स। तो मेरे पास भी जीन है हाइट का, तुम्हारे पास भी हाइट का जीन है, बस हम में डिफरेंशिएट क्यों आ रहा है, कि हमारे पास एलिल्स का भी डिफरेंस है। तो जीन एक स्पेसिफिक रेसिपी, मतलब कि रेसिपी है जो डीएनए पर लिखी है। एग्जाम्पल, आइसक्रीम पर बनने की रेसिपी, जीन फॉर आइसक्रीम, ठीक है। मतलब कि जो जीन है वो क्या है, वो एक रेसिपी मान लो, जैसे मान लो एक फूड को बनाने की रेसिपी है, तो सेम इसी तरीके से हाइट को बनाने की रेसिपी है, ठीक है, हमारे हाइट को बनाने का कोड है, जो किस पे लिखा हुआ है, जो डीएनए पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया था डीएनए पे कोड लिखे थे ना, तो वो जीन है, तो वो जो कोड है डीएनए पे लिखे हुए हैं, अब वो जो कोड है
उस कोड पे भी कुछ लिखा है एलिल, एक एक अकेले उस रेसिपी का फ्लेवर या वर्जन है। ठीक है, मतलब कि अब वो जो कोड है या जो रेसिपी है, ठीक है, अब उसका फ्लेवर या ये फ्लेवर बोल दो या फिर उसका वर्जन बोल दो, वो डिसाइड करेगा एलिल। अब हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी वो डिसाइड करेगा एलिल। तो हाइट का जीन सबके पास है, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी है, हम सबकी हाइट बढ़ी, हम बच्चे थे इतने से इतने बड़े हो गए, लेकिन किसकी हाइट कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा एलिल पर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल स्कोर देखो, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। हम सबके पास आइसक्रीम का जीन है, आइसक्रीम के जीन को यहाँ पे लिख रखा है जो न्यूक्लियस के स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर है। लेकिन हो सकता है आपके पास चॉकलेट फ्लेवर वाला एलिल हो और मेरे पास वेनिला फ्लेवर वाला एलिल हो। मतलब कि आइसक्रीम आइसक्रीम बनाने का दोनों के पास रेसिपी है, बस मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर बनाने वाली रेसिपी है, तुम्हारे पास हो सकता है वेनिला वाली हो। मतलब कि हाइट का जीन मेरे पास भी है तुम्हारे पास भी है। मसल फाइबर टाइप 2 या मसल फाइबर का जीन मेरे पास भी तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे भी मसल फाइबर बनेंगे मेरे भी बनेंगे, लेकिन मेरे पास टाइप 2 का मसल फाइबर बनाने की इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास टाइप 1 की है ज्यादा। तो उससे डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है जीन एक है लेकिन हमारे वर्जन है एलिल अलग अलग है, इसलिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिनोटाइप अलग होगा। तो खाली जीन्स नहीं है, जीन्स पे प्रेजेंट एलिल होता है, वो डिफाइन करते हैं कि भैया हम हाइट हमारी टॉल होगी या शॉर्ट होगी, हमारा आई का कलर ब्लैक होगा, ब्लू होगा या ग्रीन होगा, वो एलिल डिफाइन करते हैं। यही वेरिएशन एथलेटिक परफॉर्मेंस में होता है। आइए दो सबसे फेमस एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे फेमस एग्जांपल है यहाँ पे जीन से रिलेटेड, द स्प्रिंट जीन, ACTN3 का एग्जाम्पल। ये एक ऐसा जीन है, मतलब एक जीन का नाम है, एक ऐसा जीन है जो आपकी बॉडी के अंदर टाइप 2 मसल फाइबर बोल सकते हो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस रेस्पॉन्सिबल है। तो जीन ACTN3 है यहाँ पे एक नाम का, इसका फंक्शन समझो। ये जीन एक स्पेशल प्रोटीन, मतलब एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है, अल्फा एसिटिन 3 बनाने की रेसिपी है। ये प्रोटीन सिर्फ फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो एक्सप्लोसिव पावर स्ट्रेंथ के लिए यूज होते हैं उनमें पाया जाता है। मतलब कि ACTN3 एक ऐसा जीन है जो एक प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन बनाता है? वो बनाता है अल्फा एसिटिन 3, और जो किस में पाया जाएगा भैया? ये पाया जाएगा आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर के अंदर। किसके अंदर? फास्ट ट्विच मसल फाइबर के अंदर। इसका मतलब जिसकी बॉडी के अंदर एसिटिन 3 ने बोल सकते हो फंक्शन के अच्छे फंक्शन किया होगा, या अपने आपको अपना इंप्रेशन ज्यादा शो किया होगा, उसके अंदर टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ फ्लेवर देखो, यहाँ पे लिख रखा है, अब यहाँ फ्लेवर का रोल आता है। ACTN3 जीन के दो मेन एलील होते हैं। मतलब कि भाई ACTN3 जीन तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है, ठीक है, जीन तो दोनों के पास ही है। ठीक है, बस यहाँ पे फ्लेवर की बात आ रही है अब। जैसा आइसक्रीम का फ्लेवर हो गया, चॉकलेट आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तुम भी खा रहे हो, आइसक्रीम मैं भी खा रहा हूँ, बट फ्लेवर अलग है। सेम इसी तरीके से ACTN3 जीन हम दोनों की बॉडी में है, तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है। अब बात करो एलिल की, तो एक एलिल है यहाँ पे आर, इसको बोलते हैं द पावर एलिल। ये जीन का फंक्शनल काम करने वाला वर्जन है, ये प्रोटीन बनाता है। तो इसका मतलब जिस जीन के ऊपर आर एलिल होगा, बस जिस जीन के ऊपर आर एलिल होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसकी बॉडी ज्यादा ज्यादा जो ऊपर हमने प्रोटीन पढ़ा था, कौन सा प्रोटीन? आपका अल्फा एसिटिन 3, वो उतना ही ज्यादा बनाएगी। और इसका मतलब कि जो फोर्स प्रोडक्शन है वो उतना ज्यादा हो, क्योंकि ये जो प्रोटीन है कहाँ प्रेजेंट होता है? टाइप 2 मसल फाइबर के अंदर। ठीक है, अब किसी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर एक्स एलील है। एक्स एलील का मतलब क्या है? ये एंडोरेंस एलील होता है। तो ये जो ACTN3 है ना, ये आर एलील भी दे, इसके पास आर एलील भी होता है, इसके पास एक्स भी होता है। ठीक है, अब किसी के पास एक्स एलील ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? ये जीन का ब्रोकन नॉन फंक्शनल वर्जन है, ये प्रोटीन नहीं बनाता। तो अगर मान लो मैं अगर तुमसे बोलूं जीन एक है जो जो मसल फाइबर के लिए है, ऐसा मान लो, तो एक जीन है जिसके पास आर है, आर एलिल है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसी, ये जो ACTN3 जीन है, ठीक है ना, ACTN3 जीन है, ये वाला जीन ये है, तो ये ज्यादा क्या बनाएगा? ये ज्यादा प्रोटीन बिल्ड बनाएगा, जिसकी वजह से मसल फाइबर की, जो मसल फाइबर टाइप 2 मसल फाइबर है वो ज्यादा बनेंगे बॉडी के अंदर। और जिसकी बॉडी के अंदर इसी जीन पे ये ACTN3 जीन है, सेम जीन यहाँ पे लिख देता हूँ, ACTN3 जीन है, इसके पास एक्स एलील होगा, तो उसकी बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन है जो हमने ऊपर बात करी थी, वो प्रोटीन बिल्कुल वो प्रोटीन बनता ही नहीं है, मतलब वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर बनेगा। इसका मतलब ये है कि भैया जीन से कुछ नहीं है, जीन के ऊपर जो एलिल प्रेजेंट है उससे मैटर करता है। ठीक है, तो हमारे
जो हाइट है, हमारे पेरेंट्स लंबे थे हम छोटे रह गए, या फिर हम लंबे हमारे पेरेंट्स बड़े हो गए, उसका रीजन यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन हमें उनके पास से मिली इन द फॉर्म ऑफ जीन, लेकिन उस जीन पे जो एलिल प्रेजेंट था उसने डिफाइन किया कि क्या होगा। तो जिस, अब मान लो इस जीन के ऊपर कौन सा एलिल है, आर एलिल है, तो इसका इंप्रेशन क्या होगा, वो ये होगा। इसका इंप्रेशन क्या आएगा, पावर, ये पावर स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मतलब कि बॉडी जब हमारी डेवलप हो रही होगी तो हमारी बॉडी में टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा बनेंगे। और अगर इसके ऊपर एक्स एलिल है तो क्या होगा, उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर टाइप 2 मसल फाइबर कम बनेंगे जब हम मदर की फीटस में होंगे। तो मसल फाइबर का जो डेवलपमेंट है वो ड्यूरिंग फीटस में, जब हम बोल सकते हो बॉर्न हो रहे होते हैं, जब हम डेवलपमेंट चल रही होती है, उस टाइम पे चीज हो रही होती है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझना, अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, एक चीज ध्यान से सुनना। हर जीन के ऊपर दो एलिल होते हैं, मतलब कि पेयर में होते हैं एलिल। जैसे मान लो ये इसी एलिल की बात करता हूं ऐसी, इसको इसको नेहा समझाते हैं बोर्ड पे। अब इसी जीन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी TN3, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो जीन है इसके पास दो एलील है, एक है आर और एक है एक्स, ठीक है ना। अब एक और जीन है यहाँ पे, ठीक है, ACTN3, इसके ऊपर है आर और इसके ऊपर दूसरा वाला भी आर है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इनकी आपस में क्रॉस होगी, क्रॉस का मतलब क्या है, जब ये आपस में मिक्स होंगे, जैसे हमारे, जब हम मदर की बॉम्ब में हैं, जब मतलब हो क्या रहा है, जब हमारे फादर का स्पर्म और ये मदर का स्पर्म आपस में मिला तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई ना। तो ये ऐसे समझ लो कि ये हमारे फादर से मिला हमें, ये मदर से मिला। तो किसके चांसेस ज्यादा है, किसके पेयर बनने के चांसेस ज्यादा है, तुम देख रहे हो कि भाई आर आर ज्यादा है ना, तो आर आर बनने के पेयर चांसेस ज्यादा है। तो ये जो आर आर का इंप्रेशन है, इसके चांसेस ज्यादा है कि हमारे पर ये इंप्रेशन ज्यादा होगा। मतलब कि हमारी जो हाइट है वो मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी, हमारी बॉडी के अंदर टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास आर आर ज्यादा है, इसके इंप्रेशन के चांस ज्यादा, ये डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। तो बस ये, अब ये सोच के देखो, जब ये इंफॉर्मेशन आई होगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास आर आर ही आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम फ्यूचर में, हमारी जब पीढ़ी आगे बढ़ेगी, अगर हमारी जो पार्टनर है, ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो भी हमारी तरह स्ट्रक्चर में हुई, तो चांसेस ज्यादा है कि आगे वाली जनरेशन भी ऐसी होगी। तो आपने देखा होगा, ये आराम से, इसको तो आराम से समझ जाओगे, जिन लोगों में कास्ट, मतलब जैसे मान के चलो, हमारे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ कास्ट में शादी होती है ना, मुस्लिम्स में भी, सभी में ऐसी होती है। तो हमारे में, हमारी कास्ट में जो कसाई होते हैं, मतलब जिनको कुरैशी बोलते हैं, आप जनरली उन्हें देखना वो लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, ये एक है, इस चीज को देखना। जो पठान होते हैं, खान होते हैं, वो भी लंबे चौड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपनी कास्ट में ही शादी कर रहे हैं, मतलब सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो उनकी कास्ट के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन है ना, वो रिजर्व उन्होंने कर रखी है। तो वही चीज स्ट्रक्चर में शो हो रही है, बट उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है बीमारियों का। अगर आप एक ही कास्ट में चलते चलते आगे बढ़ रहे हो तो उससे आपको जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बीमारियां भी तो साथ ही चल रही है। अब सबकी बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो एक ही जनरेशन में आगे बढ़ते हुए डिवाइड होती जा रही है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो शादी है वो, मतलब जितना दूर कर सकते हो उतना दूर करो, ताकि इससे जेनेटिक इंप्रेशन बदले। ठीक है, मतलब कि जेनेटिक के अंदर ज्यादा वेरी, जेनेटिक जीन्स के अंदर ज्यादा वेरिएशन आए। ठीक है, तो ये है। तो ये एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया। तो हर जीन के ऊपर दो एलिल होते हैं, अब कौन सा एलिल कब रिप्रेजेंट होगा वो डिफाइन करेगा कौन कितना डोमिनेट कर रहा है। तो इस केस के अंदर देखो, इनके पास, इसके पास, मतलब एक बच्चा है, उसको पैदा, उसके फादर के पास आर आर एलिल है दोनों, मतलब पेयर है, दो पेयर आर आर है, मदर के पास आर एक्स दोनों है। तो आर आर ने ज्यादा इंप्रेशन शो किया, और उसकी हाइट भी या मसल, हम यहाँ पे बात करें मसल स्ट्रक्चर की और मसल फाइबर टाइप की, तो उसकी बॉडी में टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा बने। तो ये है जेनेटिक्स। तो मैंने आज तुम्हें रियल वे में जेनेटिक्स समझाया कि जेनेटिक्स क्या होता है। अब बताओ समझ में आया यहाँ तक, कुछ डाउट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर दिया मैंने? बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे कि गर्ल्स की हाइट जो होती है वो हम्म बॉयज के अकॉर्डिंग छोटी होती है, हम्म। हाँ हाँ, बोलो तो बोलो। सर उसका क्या फैक्टर है? उसका भी यही फैक्टर है, जीन इंप्रेशन। देखो हमारी बॉडी के अंदर ये भी समझना कि कौन सा जीन कितना इंप्रेशन शो करेगा, उसके लिए भी जीन होते हैं। मतलब कि वर्कर भी होते हैं, वर्कर के ऊपर फिर क्या बोलते हैं उसको, सुपरवाइजर भी होता है, उसके ऊपर मैनेजर भी होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में हर तरह के जीन है जो जीन्स को कंट्रोल भी करते हैं। आया समझ में? तो जनरली जो लड़कियों की हाइट कम होती है बॉडी के अंदर, वो क्यों होती है पता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक हार्मोन कम होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल के कंपेयर में, हमारे कंपेयर में कम होते हैं। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ेगा तो आपका बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर मेल जैसा हो जाएगा। ठीक है।
ड्यूरिंग कुछ लड़कियों की हाइट बहुत टॉल हो जाती है कि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। तो ये है। तो ये जो हॉर्मोन्स का जो पंगा है, ये जो हॉर्मोन्स है, इसी की वजह से एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और ये हॉर्मोन्स बनाने के लिए जो जीन्स है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आया समझ में? इसको हाँ ऐसे जी सर। एग्जांपल से याद रखना कि एक लेबर भी काम कर रही है, सुपरवाइजर, उसके ऊपर मैनेजर भी है जो उनको काम को देख रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो हर जीन के मतलब जीन के इंप्रेशन के लिए भी, कि ये क्या इंप्रेशन शो करेगा, उसके लिए भी एक जीन हो सकता है कि ये इसके इंप्रेशन को रोक सकता है या उसके इंप्रेशन को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये है। बताओ भाई, किसी को कोई सवाल हो यहाँ तक, अभी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो तुम मेरे से। बस जो तुम्हें कमिटमेंट करी थी कि बिल्कुल डेप्थ में लेके जाऊंगा साइंस की, जेनेटिक्स को आज ऐसे समझाया कि जो तुम्हें कभी नहीं भूलोगे। या मैं बोलूँ किसी को समझा सकता हूँ कि असलियत में जेनेटिक्स होती क्या है। किसी ने तुमसे ये सवाल पूछ लिया कि भाई मेरे पेरेंट्स तो टॉल है, मैं छोटा क्यों रह गया, तो तुम उसे बता सकते हो कि भाई देख ये हुआ है तेरे साथ। ठीक है, कि यहाँ पे जो तेरी बॉडी के अंदर जो एलिल है जो हाइट के रिस्पॉन्सिबल है उसने इंप्रेशन ज्यादा शो किया है, क्योंकि तेरे पास हो सकता है वो एलिल ज्यादा हो या वो डोमिनेट कर गए हो। ठीक है, ये है। नहीं समझ में आ रहा तो मेंडेलियन का एक बार वो देख ले एक्सपेरिमेंट जो उसने पी प्लांट पे किया था। उसने एक टॉल प्लांट लिया, उसने एक शॉर्ट प्लांट लिया था, 10th में पढ़ा रखा है हमें। उनने उसके बीच में क्रॉस कराई और देखा गया कि उसके जो बच्चे पैदा हुए वो सारे ज्यादातर बच्चे टॉल पैदा हुए। ठीक है, लेकिन जब हमने दोबारा क्रॉस कराई, ठीक है, तो हमने देखा गया अगर मतलब हम एल में डिफरेंस कर दें कि एक तरफ टॉल टॉल के एक तरफ शॉर्ट शॉर्ट के, तो चांसेस है कि 50% जनरेशन टॉल होगी, 50% जनरेशन शॉर्ट होगी। ठीक है, तो आसान शब्दों में ये है कि जो एलिल है वो डिफाइन करते हैं कि भैया क्या इंप्रेशन शो होगा। जैसे अगर मैं एक बार दोबारा तुम्हें समझाऊं मेंडेलियन वाला, देखो कहाँ गया, मैंने पी प्लांट वाला समझाया तो था, कहाँ पे समझाया था। ठीक है, ये आई थिंक हाँ, हाँ यही तो था, देखो। अब इसके पास देखो एलिल है, इसके बाद टीटी का एलिल है, और शॉर्ट को मैं यहाँ पे एस एस से समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसा समझ लो, अगर मैं इसको टी ही बना देता हूँ, ठीक है, तो चांसेस क्या हुए कि ज्यादातर जनरेशन सब टॉल आई, 4 जनरेशन पहले सब टॉल आई। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक जनरेशन के पास ये सेम कोड आ गया हो, मान लो इस पे पास आ गया। ठीक है, अब इसका क्रॉस क्या कराया, इसका क्रॉस कराया गया दोबारा। ठीक है ना, इसका क्रॉस किसके साथ करा दिया, इसका क्रॉस में भी इसके साथ करा दिया। तो अब मान लो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉल शॉर्ट और टॉल शॉर्ट के दोनों के आ गए। अब इनका क्रॉस कराया तो क्या हो सकता है, 4 अगर जनरेशन बनी तो हो सकता है 50% टॉल हो सकती है और 50% शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई जो एलिल्स हैं वो अपना इंप्रेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे जो एलिल्स ज्यादा है उसका इंप्रेशन का चांस ज्यादा है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बंदा, एक उसके फादर की हाइट टॉल है, उसकी मदर की हाइट टॉल है, ठीक है ना, तो चांसेस ज्यादा यही है कि उसकी हाइट भी टॉल होगी, और उसकी हाइट टॉल नहीं हुई तो इसका मतलब यह है उसकी बॉडी के अंदर जो टॉल के लिए जो जीन है उसने इंप्रेशन कम शो किया कंपेरेटिवली शॉर्ट वाले ने, क्योंकि उसकी बॉडी में शॉर्ट का जीन भी था, इसी वजह से वो शॉर्ट पैदा हुआ है, उसकी हाइट थोड़ी कम है। ये है। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, इसका रीजन रीजन न्यूट्रिशन भी हो सकता है कि उसकी ड्यूरिंग बर्थ जब पैदा हो रहा था मदर की फॉर्म में था तो अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिला हो, अच्छी डाइट ना मिली हो, जिसकी वजह से बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाई। बस ये है। ठीक है भाई, पूछो कोई डाउट वाउट हो तो यार, ऐसे मत करो। या तो मैंने इतना बढ़िया पढ़ा दिया तो मैं समझ में आ गया, एटलीस्ट थम्स अप करके तो बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो पूछ लो। समझ में आ गया सर। आ गया? हम्म, ठीक है, और लोग बताना चाहेंगे? चलो जी, बढ़िया है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं मैं, तो तुमने जीनोटाइप फिनोटाइप भी समझ लिया, तो जीन से डिपेंड हो रहा है भैया क्या होगा, और जीन्स में भी किससे, एलिल से। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, देखो हमारी बॉडी के अंदर ना एक प्रोटीन, सॉरी एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है MSTN। क्या नाम होता है? MSTN, ये एक जीन है। अब जाहिर सी बात है इस जीन के भी दो एलिल होंगे। ठीक है ना, एक होगा नॉर्मल एलिल और एक होगा डिफेक्टिव एलिल। ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूँ एक जीन है MSTN। ठीक है ना, और ये जो MSTN है ना इसके पास भी दो एलिल हो सकते हैं। हो सकता है एक, एक हो आपका नॉर्मल और एक हो सकता है डिफेक्टिव, हो सकता है, मैं ऐसे बता रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि उसकी बॉडी के पास डिफेक्टिव एलिल है ना, नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा, उस केस के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं मायोस्टेटिन। तुमने सुना भी होगा प्रोटीन का नाम, मायोस्टेटिन। किसने, कोई जानता है मायोस्टेटिन किसे कहते हैं? मायोस्टेटिन के बारे में किसने सुना है, मायोस्टेटिन? बताओ, मायोस्टेटिन सुना है तुमने? नहीं सुना? तो सुनो मैं बताता हूँ। एक मायोस्टेटिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारी मसल ग्रोथ होता है ना, उसके लिए ब्रेक पेडल होता है।
मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मायोस्टेटिन नहीं बनेगा तो हमारी मसल ग्रोथ होती ही चली जाएगी। मतलब कि एक तरीके से समझ लो ये मसल ग्रोथ को रोकता है, इसका एंटी है। तो बॉडी बिल्डर्स पता क्या करते हैं, वो इस मायोस्टेटिन के इंप्रेशन को रोकने के लिए भी ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है। ये मायोस्टेटिन को बनाने वाला जो जीन है वो एमएसटीएन है। अब किसी की बॉडी के अंदर ये जीन डिफेक्टिव है तो पता क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर ये ब्रेक पेडल है ही नहीं, उसकी बॉडी मसल बनाती ही चली जाएगी। और ऐसा एक एग्जाम्पल है बहुत फेमस, एक इंसान में भी दिखाता हूँ तुम्हें, और एक बुल होता है, एक कैटेगरी ऑफ बुल है। उसका नाम क्या है, क्या था नाम, एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें नाम उसका, हाँ, बेल्जियन बुल, बेल्जियन ब्लू लिख रखा है, कैटल होती है एक, ठीक है, सांड को बोलते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इसको फोटो में दिखाता हूँ। मायोस्टेटिन प्रोटीन, मायोस्टेटिन, मायोस्टेटिन प्रोटीन डेफिशिएंट इफेक्ट इन ह्यूमन एंड बुल। असल में 99% लोगों के अंदर तो ये एक्टिव ही होता है। 1% लोग हो सकता है जिनकी बॉडी के अंदर ये एक्टिव ना हो, डिफेक्टिव हो, मतलब नॉर्मल ना हो। ठीक है, तो इसमें देखो लिख रहा है मायोस्टेसिन डेफिशिएंसी बोथ ह्यूमन एंड बुल लीड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड मसल मास एंड रिड्यूस बॉडी फैट ड्यू टू मसल फाइबर हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मतलब पता क्या होता है, मसल फाइबर बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, मसल फाइबर का नंबर बढ़ रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि बॉडी मसल फाइबर बनाती चली जा रही है, रोक नहीं रही है उसको। ठीक है, and hypertrophy increase. However, the accompanying effect health implies differ significantly between the species. मतलब इसका हेल्थ पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, पर वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखो ये बुल देखो, देख रहे हो कितना मस्कुलर बुल है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो मायोस्टेटिन जो बनाने वाला जो प्रोटीन है वो डिफेक्टिव होता है। इसकी वजह से इसकी मसल ग्रोथ होती रहती है। देख रहे हो कितना मस्कुलर है ये बुल, ये है। और ऐसे ह्यूमंस भी हैं कुछ। ठीक है, ये बच्चा है, इसकी बॉडी में मायोस्टेटिन डेफिशिएंसी है। देखो, देखो इसकी मसल्स देखो। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर मायोस्टेटिन डिफेक्टिव है तो उसकी बॉडी मसल्स बनाई जा रही है, मसल फाइबर बनाई जा रही है। ऐसे और भी एग्जांपल हैं शायद। ठीक है, जिनकी बॉडी के अंदर जो मायोस्टेटिन है वो बहुत ज्यादा बनता है। सॉरी, मायोस्टेटिन, मायोस्टेटिन जो प्रोटीन है वो नहीं बनता, डेफिशिएंसी रहती है। देखो आई थिंक ये भी जो एग्जांपल है, ये जो बॉडी बिल्डर है अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, आया था, ये बहुत फेमस आज के टाइम के अंदर। ये नेचुरल है लड़का, ये लड़का नेचुरल है और ये बहुत मस्कुलर है। और ये आई थिंक इसमें 16-17 साल का है, ये 16-17 साल का लड़का है ये। और इसकी बहुत मस्कुलर है, इसकी फोटो और दिखाता हूँ अगर आती है तो। इसकी इंस्टाग्राम पर रील देखो चलो, ये देखो, 16 साल का लड़का नेचुरल। ठीक है, ये है। तो ये है तुम्हारे जेनेटिक्स का रोल। ठीक है, तो ये हो गया। तो मायोस्टेटिन सिर्फ मसल ग्रोथ में ब्रेक का काम करता है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको हम जेनेटिक्स के हिसाब से दो कैटेगरी में रख देते हैं यहाँ पे। एक तो वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई रेस्पॉन्डर, और एक होते हैं लो रेस्पॉन्डर। अब इसका कंक्लूजन समझो क्या है। जब हम इन सभी फैक्टर को जोड़ते हैं, आपके ACTN3 एलिल, आपका मायोस्टेटिन लेवल, आपका सैटेलाइट सेल, अच्छा सैटेलाइट सेल के बारे में बताना भूल गया। अब तुमने देखा भैया, अच्छा मैं भी तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं। फैक्टर मैंने मायोस्टेटिन लिख रखा है। तो किसी की बॉडी के अंदर जेनेटिक्स की वजह से मायोस्टेटिन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो कम बनता है इसका, क्योंकि जिसको बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव है। तो भाई मसल ग्रोथ होती ही रहेगी। तो जिनकी बॉडी में ऐसा है उनकी तो मसल ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। दूसरा पता क्या है दूसरा फैक्टर? दूसरा फैक्टर है आपकी बॉडी के अंदर मसल फाइबर, ये रहा, सॉरी मसल फाइबर नहीं, सैटेलाइट सेल, जिनका काम है रिपेयर करने का सेल को। और इसको ऐसे समझो ये एक तरीके से वर्कर्स हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स के आसपास रहते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं मसल में ब्रेकडाउन होता है, तो उस ब्रेकडाउन को जल्दी रिकवर करने का जो काम है, उसको रिपेयर का काम है, वो सैटेलाइट सेल्स का होता है। तो जिसकी बॉडी में सैटेलाइट सेल्स ज्यादा होंगी उसकी बॉडी जल्दी रिपेयर करेगी।
तो दूसरा फैक्टर ये है जो मसल हाइपरट्रोफी ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है मसल बेली लेंथ। अब किसी की आपने नोटिस किया होगा मसल बेली बड़ी होती है, किसी की मसल बेली छोटी होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अब मेरा देखो बाइसेप्स तुम देख रहे हो, ठीक है, बड़ा सा छोटा, अभी तो मैं काफी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ ना ज्यादा। तो ये देखो यहाँ पे कितना गैप है, तो मेरी जो मसल बेली है छोटी है, किसी किसी की मसल बेली इतनी लंबी होती है, आर्म्स इतना बड़ा दिखता है। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर ये भी सारे है, तो सारे जेनेटिक फैक्टर, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब जीन से इन्फ्लुएंस है। और जो चौथा है वो है तुम, इसका इतना बड़ा रोल है, देखो एक लाइन और है, ये इसको पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये रहा, देखो। हाइट, आपकी हाइट में जेनेटिक कंट्रीब्यूशन लगभग 80% होता है। 80% आपकी हाइट जो डिपेंड है वो जेनेटिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन के अंदर एक जो साइंटिस्ट की बात करता है उसका नाम था बॉचर्ट का काम है, ये इसने बताया था कि बॉडी फैट परसेंटेज के अंदर, ठीक है, लगभग ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पे लिख रखा है वेट गेन या वेट लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है, बॉडी फैट परसेंटेज और फैट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म भी, ये 25 से 40% तक जेनेटिक होता है। किसी की बॉडी ज्यादा फैट बर्न करती है, किसी की बॉडी कम करती है, तो वो भी डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। तो असल में जो बॉडी बिल्डिंग है या कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई गेम है, मतलब एथलेटिक, जिसमें एथलेटिक परफॉर्मेंस देखी जा रही है, वो सारे उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जेनेटिक्स है। कि जेनेटिक्स ही डिसाइड करती है कि भाई वो कैसा करेगा। तो आपने सुना भी होगा कि एक लाइन है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना वो पैदा होते हैं, बनते नहीं, वो पैदा होते हैं। असल में ये बात सच है कि स्पोर्ट्समैन पैदा ही होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो लोग आपने देखो, कुछ कुछ लोग हम कमेंट भी कर देते हैं, घर में बोल देते हैं यार तेरी हाइट इतनी अच्छी है, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, तो पुलिस में जाना, तो आर्मी में जा, ठीक है। लोग ऐसा बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि आप बॉर्न होते हो, ठीक है ना, वो फिनोटाइप लेके, या बोल सकते हो वो एडवांटेज लेके फिजिकली, ठीक है। बट अगेन एट द एंड यही आता है कि अगर आप इसको लाइफ में ओवरऑल लेवल पे देखो, पूरी लाइफ के हिसाब से देखो, तो सब इक्वल ही बने हैं। बस आपको अपनी अपनी, सबको अपनी अपनी काबिलियत पहचाननी है और उस पर काम करना है, ठीक है। देखो फिंगर रेशियो, अगर तुम फिंगर रेशियो की बात करो तो असल में देखो मेरी जो फिंगर रेशियो है, ठीक है, ये वाली, इसके हिसाब से देखो, इसमें ये मेरी रिंग फिंगर जो है, ठीक है ना, इंडेक्स इंडेक्स फिंगर जो है वो इससे थोड़ी सी छोटी है। डेट मीन्स कि मैं जब अपनी मदर की वॉम में था तो मेरे पास टेस्टोन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज बेकार हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा। मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ, और मैंने ये देखा है, पता नहीं शायद मुझे लगता है कोई और भी फैक्टर है जिसके ऊपर मैं तुम्हें बोला कि खाली टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसा फैक्टर है जो तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल या फिर जो तुम्हारी एथलेटिक प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई और हॉर्मोन्स भी है। तो ये तुम्हें ढूंढना, रिसर्च करनी है, जिसकी सबसे अच्छी रिसर्च होगी मैं उसको अपनी बुक में डालूंगा। अब मैं अपने केस से बात करूं, भले ही मान लो मेरा इंडेक्स फिंगर रेशियो इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये फिंगर हल्की सी इससे लंबी है, ठीक है, तो ये इसका साइन दिखता भी है कि भाई मेरी जो बियर्ड है वो इतनी जल्दी नहीं आ रही है, ठीक है। एक जैसे मैं अभी, मेरी एज है 26 का मैं हो चुका हूँ, तो मेरी जो बियर्ड है पूरी भर जानी चाहिए थी, कुछ लोग इतनी भी नहीं आती है, ठीक है, और कुछ लोग इतनी भर के आती है। लेकिन मेरी जो हाइट है, जो स्ट्रक्चर है, या जो मेरी बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर्स का जो, अगर आप मुझसे बोलो कि मसल फाइबर का जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर पर्सनली कि टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, या मैं बोल सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर दोनों मसल फाइबर मिक्स हैं, मैं एंड्योरेंस में भी अच्छा हूँ, मैं स्ट्रेंथ में भी अच्छा हूँ। तो मेरी बॉडी में मिक्स मसल फाइबर है, ऐसे लोग ऑलराउंडर बोलते हैं, तो जो दोनों चीज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूँ कि खाली कोई एक फैक्टर तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता भाई, बहुत सारी चीजें मिलकर तुम बनते हो, बहुत सारी चीजों से डिफाइन होते हो, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि जेनेटिक है, मानते हैं, लेकिन ये किस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एथलेटिक परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। मतलब तुम, अगर तुम्हारे पास टाइप 2 मसल फाइबर अच्छे नहीं है या ज्यादा नहीं है, तो हाँ तुम एक दो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन अगर टाइप 2 ज्यादा नहीं तो टाइप 1 इसका मतलब ज्यादा है ना, तो तुम एंड्योरेंस में बढ़िया कर सकते हो। तो ये तुम्हें देखना है कि भाई हमारी लाइफ के अंदर ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम हर चीज में बढ़िया नहीं हो सकते। किसी चीज में अगर हम अच्छे हैं बहुत, तो जरूरी नहीं है कि हम सभी चीज में अच्छे हों, या अगर हम किसी चीज में बेकार है तो इसका मतलब नहीं सभी चीजें बेकार हो। तो ये ओवरऑल देखा जाता है। तो अब ये आपका काम है, ये आपको मुझे रिसर्च रिसर्च करके बतानी है, क्या टेस्टोस्टेरोन के अलावा कोई और हार्मोन भी है जो ड्यूरिंग फीटस, जब हम फीटस फॉर्म में होते हैं, जब मतलब मदर की फॉर्म में होते हैं, ड्यूरिंग क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल पीरियड हम इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे क्या हम अपनी मदर की फॉर्म में जब हम होते हैं या जब थे, तो कोई और फैक्टर भी था या कोई और चीज भी थी, कोई ऐसा हार्मोन भी था जिसका हम पे अच्छा, जिसका हम पे इन्फ्लुएंस पड़ा, और उससे हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारी ग्रोथ पे फर्क पड़ा, ठीक है। तो ये तुम्हें बताना है। तो भाई यहाँ से मेरी तरफ से ये क्लास होती है खत्म। मैंने तुम्हारा जेनेटिक का रोल बताया, और ये बताया कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स लोग यूज क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, और 4 ऐसे फैक्टर जो आपकी मसल हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला मायोस्टेटिन, ठीक है।
दूसरा सैटेलाइट सेल, ठीक है, तीसरा मसल बेली साइज, और चौथा आपका जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स ही सबको सबके अंदर सभी के अंदर आ जाता है, मतलब जेनेटिक्स के अंदर ही सब चीज़ आ जाती है, ठीक है, जेनेटिक इंप्रेशनिज्म बोल सकते हैं। तो ये था एक्चुअल साइज जेनेटिक्स का, कि जेनेटिक्स क्या होती है। बताओ जी, कुछ पूछना है? कोहनू सवाल किसी का? या तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ा देता हूँ, या तो मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूँ कि या तो तुम्हारे सवाल नहीं आते, या फिर मैं इतना बढ़िया पढ़ा देता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाता है, या तो तुम्हें समझ में नहीं आता। आज मुझे बताइए तो भाई, बोलिए। सर मजा आ गया। मजा आ गया? हाँ तो यार बता दे करो यार, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मुझे लगता है मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया या फिर समझा नहीं पाया अच्छे से। ठीक है, नहीं, बहुत अच्छे से समझ आया सर। है ना समझ में? सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। हम्म। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे जेनेटिक्स, ऐसे ही समझा दोगे? देखो मैं समझाता हूँ जेनेटिक्स क्या होती है बस। ठीक है, जीन्स होते हैं, ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, एक हमारी एक क्या बोलते हैं फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर न्यूक्लियस है, वो हमारे फैक्ट्री का मेन ऑफिस है। उस मेन ऑफिस के अंदर काफी सारे ड्रॉर्स हैं, उसके अंदर फाइल फोल्डर रखे हुए हैं पेयर के अंदर, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब टोटल 46 होते हैं। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड करता है हमारा जेंडर। एक्स वाई होगा तो मेल, एक्स वाई एक्स एक्स होगा तो फीमेल, अगर उसमें और अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ट्रांसजेंडर या फिर और भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। फिर क्या तुमने बोला, फिर बोला अब चलो क्रोमोसोम से अगर आगे बढ़े तो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए। ये एक फाइल के अंदर पेजेस की तरह है, उस पेजेस के अंदर डीएनए है। उस डीएनए के अंदर लिखा हुआ है कुछ कोड्स हैं, वो हमारे जीन्स हैं। और हर जीन के पास दो कमांड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं एलिल, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं कि क्या इंप्रेशन होगा। ठीक है, तो जो इंप्रेशन ज्यादा करेगा डेट मीन्स वो ज्यादा डोमिनेंट है, ये है। तो बस ये है जेनेटिक्स, तुम्हें समझे? ठीक है, और जो ये डिफरेंशिएट हमारे अंदर आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, इसे बोलते हैं जेनेटिक हेरिटेबिलिटी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जेनेटिक हेरिटेबिलिटी, जनरेशन टू जनरेशन बदलाव आना, ये है। और इसका आना जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तुमने ये लाइन तो सुनी होगी, बदलाव प्रकृति का नियम है, और ये सच में है। ये हर चीज में है, तुम्हारी सोच से लेकर तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारे हर चीज में बदलाव प्रकृति का नियम है। जो नहीं बदलेगा वो पिछड़ जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो बदलता रहेगा प्रकृति के साथ साथ, नेचर के साथ साथ, वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो तुमने जैसे देखा कि इंफॉर्मेशन ऐसे आगे बढ़ रही है, तो इसी तरीके से अगर एक ही कम्युनिटी में अगर शादी हो रही है या फिर एक ही कास्ट में हो रही है, तो इसी तरीके से बीमारियां भी, जेनेटिक डिसऑर्डर भी ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होने के, बढ़ने के, ये है। तो भाई ये चीज है। कोई और सवाल किसी का? आज की क्लास को क्या रेटिंग दोगे 10 में से? बताओ, कोई इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत हो तो कर लूंगा। 10 में से क्या रेटिंग दोगे आज की सर क्लास? 10/10। 10/10? चलो ठीक है फिर। ठीक, अब देखो कल हम जो पढ़ेंगे ना, अब कल हमने, आज हमने ये समझ लिया जी स्टेरॉइड्स असल में यूज क्यों हो रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर समझा। अब मैं कल तुम्हें ये बताऊंगा सबसे पहले हमारी बॉडी कैसे, ये सबसे कॉमन हार्मोन है, इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये बनाती कैसे है। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा बॉडी बनाती कैसे, तब तक तुम इसका सिस्टम ही नहीं समझ पाओगे कि बॉडी के अंदर इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, और भी चीजें बताऊंगा, इसे डिटेल में लेके चलूंगा, और ठीक है, जैसा आज की क्लास लिए। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, ये है भाई, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैं कराने वाला हूँ। और इस कोर्स की जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो आपको बता देता हूँ। ये कोर्स 7 दिन का कोर्स है, ठीक है, और इसके अंदर लगातार क्लासेस होने वाली 7 दिन। और इस कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है, क्योंकि अभी मैं जल्दी में बना रहा हूँ, मुझे जल्दी ये कोर्स लॉन्च करना है, वो 5 नवंबर है। और आई थिंक आज 2 नवंबर है, ठीक है, अगर हो सकता है ये आज ही वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आपको आज 2 नवंबर को आप देख रहे हो। 5 नवंबर से बैच स्टार्ट है और 11 नवंबर तक चलेगा। इसकी जो क्लासेस की टाइमिंग वो इवनिंग में 9 PM टू 11 PM है, ऑनलाइन क्लासेस होगी, सेम जैसे अभी होती है आपकी बाकी क्लासेस भी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स की जो अभी जो फी है वो तो 20,000 रुपीज है। ठीक है, कोर्स की जो फी है वो आपकी 20,000 है। लेकिन अगर आप, जो कि आप करने वाले हो, जो आपके लोगों ने सोच रखा है, अगर आप हमारा ACPT और पीए न्यूट्रिशन का जो कॉम्बो है, ठीक है, जो अभी डिस्काउंट में 40,000 का है, वरना उसकी जो फीस है वो कितनी है, 60,000। बट अभी डिस्काउंट में आपको कितने मिल रहा है, 40K में। उसके साथ ये कोर्स फ्री है, और इसके अलावा हमारा एक और कोर्स UPT, वो भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, UPT को छोड़ के जो लोग इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं अभी में फिलहाल में, वो सारे कोर्सेज आपको लाइव मिलेंगे, मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ। पहले आप अभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड से शुरू करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको
आप आपकी जर्नी जैसे जैसे चलेगी, आप ACPT पे जाओगे, फिर पीए न्यूट्रिशन पे जाओगे, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा जो भी मैंने अभी यहाँ पे बताया, यूपीटी का हो गया, ठीक है ना, यूपीटी का कोर्स आपको फ्री मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। ये कोर्स आपको बताने वाला है किस तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर। तो मेन चीज ये है कि ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो कोर्स है वो हम इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। 5 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट।